जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। 14 साल बाद टीवी पर वापसी करने की खुशी में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि बहुत मजा आने वाला है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस शो के नाम के पीछे कुछ भी हो सकता है क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये शो आशाओं का प्रतीक है, करुणा की परिभाषा है और अच्छाई व सच्चाई की विचारधारा पर आधारित है। यहां आने वाली हर दिग्गज हस्ती दरअसल मेरे गेस्ट नहीं, मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने अपने करियर के 30 साल गुजारे हैं। उनसे जो बातें होंगी वो गॉसिप नहीं, स्क्रिप्टेड या सुपरफिशियल नहीं होंगी। यहां कही गई हर एक बात उनके दिल से निकलेगी और आपके दिलों को छुएगी। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी हां, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर धोती पहन एक साधारण वकील महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आजादी दिला सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा पाने वाला एक गरीब लड़का लाल बहादुर शास्त्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक छोटे से शहर के मामूली क्लर्क का बेटा अनुपम खेर सिनेमा जगत में एक नाम बना सकता है, तो वाकई ही कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। और मैं कुछ अलग नहीं हूं। मेरा सपना था कि मैं एक अभिनेता बनूं और उस सपने की शुरुआत इसी रंगमंच से हुई। इसीलिए आज इस शो के द्वारा मैं रंगमंच की कलाभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सपने पूरे होते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाग जाओ। कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। मतलब सपने आपकी इच्छाओं का एक अक्स है, लेकिन आंख खुलते ही आपके सामने वो शक्ति आ जाती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और ये शक्ति ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और बाकी निराशाजनक जिंदगी बिताते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का लाइफ में नजरिया बहुत निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक हो गया है। धीरे धीरे हमें अच्छाइयां दिखने बंद हो जाती हैं। हम हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। एक खूबसूरत सफेद दीवार पर अगर कोने में काला दाग हो, तो हमें वो दाग दिखेगा, सफेद रंग नहीं। याद रखिए कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में दोस्तों, आज जो हस्ती यहां आई है वो एक मिसाल है कामयाबी की। उनकी उपलब्धियां देश विदेश में सबके लिए एक अनमोल प्रेरणा है। अपने हर सपने को सच कर दिखाया है इस भाग्यशाली व्यक्ति ने। मेहनत, लगन, दृढ़ता, करुणा और विश्वास जैसी विशेषताएं जितनी इस शख्स में है, शायद ही किसी में है। आशावादी व्यक्तित्व की संपूर्ण परिभाषा, हिंदी फिल्मों का बेताज बादशाह। प्लीज वेलकम किंग खान शाहरुख खान। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक। शाहरुख, कितना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जब मैंने हिंदी सुनी बैक स्टेज से तो मैं डर गया। क्यों? क्यों? व्यक्तित्व, अस्तित्व एंड परिवर्तन। अरे सब संपूर्ण भाषा में आप बात कर लेते हो। संपूर्ण भाषा में, ओके।
अच्छा, ऐसी कोई बात तो है नहीं जो मैं आपके बारे में जानता नहीं? नहीं, बहुत सारी बातें हैं शायद। मेरे पास भी 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो आपके बारे में मैं जानता हूं, तो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क। हम लोगों ने बहुत, एक्चुअली मेरे सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा को एक्टर रहे हैं वो अनुपम ही रहे हैं। एक्चुअली मैं काउंट कर रहा था। और कभी भी विलन का रोल आपने मेरे साथ नहीं किया। नहीं, मैं आपके साथ, मेरे विलन के जज्बात जागते ही नहीं जागते ही नहीं। तो वे मेरे हमेशा बाप रहे हैं। और मैं आज सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि जो फिल्मों में सबसे ज्यादा मेरे बाप का रोल प्ले किया है वो इंडिया के सबसे बड़े विलन थे। तो ऐसा क्या सोच के लोगों ने बार बार मेरे को आपको मेरा बाप बनाया है? बिकॉज आप मेरे अंदर प्यार की भावना जगाते हैं और मैं आपके अंदर आदर की भावना जगाता हूँ। हो, थैंक यू वेरी मच डैडी। कूल कूल कूल। एब्सोल्युटली, मेरा बेटा फूल फूल फूल। ये कम आपका लोग। असली नाम आपकी नानी ने अब्दुल रहमान रखा है। हाँ, मतलब कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा नाम अब्दुल रहमान रहे। और तो मुझे अजीब सा लगा। अभी आप सोचो, बाजीगर स्टारिंग अब्दुल रहमान इन एन एज, वो जमता नहीं कुछ। शाहरुख खान इन एन एज बाजीगर बेटर साउंड करता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान किसने रखा था फिर आपका नाम? चेंज कैसे हुआ? मेरे फादर ने रखा, मेरे पिताजी ने। उन्होंने मेरी बहन का नाम लाला रुख, जो बहुत बड़ी पोयम पे बेस्ड है। एब्सोल्युटली। और उनके पास एक घोड़ी थी, उसका नाम भी लाला रुख था। वो घोड़े कलेक्ट करते थे तब। तो उन्हें ऐसा लगा उनका नाम लाला रुख होना चाहिए और मेरा शाहरुख, विच मीन्स प्रिंस लाइक फेस। तो मैं मजाक से बोलता हूँ प्रिंस चार्ल्स लाइक फेस, क्योंकि नाक मेरी बड़ी है। नहीं, आपका चेहरा तो राजकुमार जैसा है, बिल्कुल। बट मेरी नानी ने अब्दुल रहमान रखा था। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी जो कजन्स हैं वो छेड़ते भी थे, गाना गाते थे कि जब तेरी शादी होगी तो हम ये गाना गाएंगे, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमनिया। कोई पुराना गाना था। सो आई एम ग्लैड। बट हैविंग सेड दैट, जितने भी लोगों का नाम अब्दुल रहमान है, बहुत अच्छा नाम है। और वो अपना नाम शाहरुख खान रख ले, नहीं, तो अब्दुल उनकी रहमान ही लाइफ रहने में दीजिए। कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान एक ही रहने दो तो बेहतर है यार। एक ही है। हाँ, ऐसे रखते हैं, एक ही रखते हैं। अनुपम खेर भी एक ही है। बस देयर इज नो अदर वन कॉल्ड अनुपम खेर एंड शाहरुख खान, बस। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और ये तो हर छोटे बच्चे का ख्याल होता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, ऐसा था या जज्बा था पूरा? नहीं, मुझे बहुत दिल था। और एक्चुअली मैं एक आर्मी स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन भी ले लिया था। और मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, स्पेशली हॉकी, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो ऐसा लगता था कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आर्मी स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है खेलने की। तो मैंने उसमें एक माउंट आबू में था स्कूल और एक कोलकाता के पास। तो आई थिंक मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर वो ऐसा उन्होंने बोला कि बाल काटने पड़ेंगे बहुत। तो मैं छोटे बालों से बहुत, आपको ये तकलीफ नहीं है मुझे। आपका मतलब क्या है? नहीं, आपका मतलब क्या? आपने अपनी चॉइस, बालों का रीजन दिया आर्मी ना ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, लोग उसको कंट्रोवर्सी बना देंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो दिल का शो है। आई थिंक माय मदर, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैं एक ही पहला ही लड़का हूँ पूरी फैमिली में, इंडिया में। बाकी सब लड़कियां थी। सो दे जस्ट फेल्ट कि पहला लड़का है, आर्मी में चला जाएगा। आई थिंक ऑल द आंटीज, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय वुमेन। मुझे सब नानी, माँ, मासियाँ, बहन, तो मैं सिर्फ लड़कियों में ही पला बड़ा हूँ। सो आई थिंक उन सब का दिल ऐसा हो गया कि अरे आर्मी में चला जाएगा। उनको ऐसा फीलिंग आता है ना, ऐसा ड्रामेटिक हो गया कि वॉर फ्रंट पे चला जाएगा और लड़ाई कर रहा होगा। सो आई थिंक कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरी माँ ने डिसाइड किया कि नहीं, तुम आर्मी मत ज्वाइन करो, आर्मी स्कूल मत ज्वाइन करो। मैं आर्मी नहीं कर रहा था, आर्मी स्कूल ज्वाइन कर रहा था। और यहीं दिल्ली में रहा हमारे पास। और मेरी टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र तक या 6 साल की उम्र तक, क्योंकि हमारी माँ की फैमिली में कोई लड़का नहीं था, तो मुझे मेरी नानी ने अडॉप्ट कर लिया था। तभी नाम अब्दुल रहमान रखा था। तो मेरी माँ को तब ऐसा बड़ा दिल था, उन्होंने कहा हाँ हम और कर लेंगे, ये रख लो। बट आई थिंक 5-6 साल में बैंगलोर में रहा, बैंगलोर में। और फिर आई थिंक मेरी माँ का दिल चेंज हो गया, उन्होंने कहा वापस करो मेरा लड़का, दूसरा वाला हो नहीं रहा हमसे। तो आई थिंक वापस ले आए मुझको। एंड बट मेरे साथ सबका बहुत लगाव है, जितनी भी औरतें हैं हमारी फैमिली में, बहुत औरतें हैं माशाल्लाह, तो वो सबका बहुत लगाव है। एंड आई थिंक उन सबका दिल ऐसा आ गया कि नहीं आर्मी मत करो, इसको पढ़ लिख के इंजीनियर बनाओ। तो उनकी तमन्ना पूरी होगी, मैं इंजीनियर बन गया। क्या बन गए? इंजीनियर बन गया मैं। इंजीनियर बन गए आप। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई। तो ऐसा कभी हमको मौका नहीं मिला कि वो बताएं क्या बनूं। लेकिन 1-2 बातें बोलते थे जो मैं अभी तक याद रखता हूं कि यार जिस चीज़ में दिली खुशी हो वो बनना। और एक बात और बोलते थे कि मैं उनको बहुत बहुत करीब था, मैं उनके, मेरे दोस्त जैसे थे। तो हमेशा बोलते थे यार
काम करना, और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो अगर ना दिल जाए तो मत करना। वो बड़े पोएटिक से थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ बनना, एक्सेप्ट वो कहते थे हॉकी ज़रूर खेलना, हमारा नेशनल स्पोर्ट है। वो खुद खेलते थे, तो आई लर्न अ बिट ऑफ हॉकी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सिर्फ उनको ये था कि स्पोर्ट्स ज़रूर करना, और उसके बाद जो दिल में आए वो करते क्या बनना। थे? कमाल करते थे। How wonderful. नहीं, वो पहले वो लॉयर थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उनको लगा वो ठीक नहीं है। इंडिया के शायद, जहाँ तक मुझको मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं। ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें, और 14 या 15 साल की उम्र में जेल में भी गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था, हार भी गए थे। और उसके बाद वो बहुत बड़ा उन्होंने एक बिजनेस किया, कारोबार किया फर्नीचर का, वो फेल हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का, वो फेल हो गया। फिर आखिर में फ्रीडम फाइटर्स को एक छोटी सी कियोस्क दी जाती थी विलिंगडन हॉस्पिटल के पीछे दिल्ली में, छोटा सा। कहाँ पे? तो विलिंगडन हॉस्पिटल दिल्ली में। हाँ। तो वो छोटे से कियोस्क में चाय बनाकर बेचते थे, और वो MA LLB थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और मैं जो कुछ भी हूँ उनसे ही सीखा हूँ। और उन्होंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ना कोई फ़ायदा उठाया अपने फ्रीडम फाइटर होने का, बहुत ऑनेस्ट थे। और आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। मैं आपको पूछने वाला था कि मुझे जब पता लगा कि आपके वालिद, आपके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे या मेस चलाते थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक मैंने ज्वाइन किया 75-78 से, और वो 74 तक वहां पर थे जी। और आप ये सारे एक्टर्स को वहां मिलते रहते थे। एक्चुअली कुछ अजीब सा रीज़न है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, जो गोल मार्केट में था, और मैं मॉडर्न स्कूल में बाराखंबा रोड में अपनी बहन को लेने आता था। उनका स्कूल 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। तो वो वक्फा जो था 1 बजे से 4 बजे, मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था। तो मैं एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं। रोहिणी हट्टंगडी जी, राजेश विवेक साहब, सुरेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव। My God, these are all names of my seniors. या और मैं इन सबके साथ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी अजीब लगता है कहते हुए, बट राज बब्बर साहब को बब्बर अंकल कहता था। हाँ। तो उन सबके साथ मैं बड़ा हुआ, और अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, हमारे गुरु। जी। सूरज का 7वां घोड़ा, उनकी गोद में बैठ के मैं देखता था, और वो मुझे बताते रहते थे कि तो आप एक्टर कैसे नहीं बनते? आप क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे ये इंजीनियर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था? लेकिन वही पुराना किला में जाके हम बैठ के देखते रहते थे। अलकाजी साहब साथ में बिठाते थे और कहते थे देखो, और उसमें अंडर स्टडीज होती थी, कभी अजीत वच्छानी साहब, कभी बब्बर डबल साहब, कास्टिंग, हाँ। डबल कास्टिंग होती थी। तो मुझे अभी भी याद है सारे डायलॉग्स। रजिया सुल्तान के एक सुल्ताना का एक डायलॉग था, क्या ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रौंद दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है। खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा हमें खून और रंग से नहीं अमल से परखता है। वाह। So I think मनोहर सिंह जी, सारे मैंने सब बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, उनको रिहर्सल करते हुए देखा तुगलक है। भी देखा होगा। मैं तुगलक भी देखा है, और Look सारे के Back in सारे Anger, ये सारे प्लेस मैंने तुगलक, सूरज का 7वां घोड़ा, मैं सब वहीं रहता था, उनके साथ रिहर्सल करते थे, ताश खेलते थे। ब्लफ सिखाया था हमको राज बब्बर साहब ने, ताश की गेम। सो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर लूंगा। ऐसा दिल में तो नहीं आया था, लेकिन आई थिंक वो एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत लगता था वो था, atmosphere। मुझे बहुत अच्छा लगता। आपने क्यों एक जगह बोला है कि माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर? क्योंकि मेरे जो फादर थे बहुत ही विनम्र और बहुत ही इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में मुझसे उनका साथ छूट गया, 15 साल की उम्र में। तो व्हाट्स आपका लास्ट विजुअल अपने पापा का क्या है? लास्ट विजुअल बहुत सैड सा है। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था, तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, तो हम उन्हें घर पे लेकर आए। तो उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एट आफ्टर 8 months ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये थ्रोट कैंसर। एंड तो वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने, और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाना पीने लग गए। एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night, and 4 o'clock What in the date morning. was this? This is on 18th October या 19th October, एंड देन 18 रात थी, और फिर उसके बाद आई वेंट टू स्लीप एंड माई मदर, आई थिंक मुझे मालूम नहीं पड़ा, माई मदर वोक मी अप
एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल. वो वापस ले गए उनको. और जब तक हम पहुंचे 3-4 बज गए थे. एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया. एंड ही हैड पास्ड अवे. और दैट्स द लास्ट विजुअल. देन आई डिडंट सी हिज फेस. मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ. और बट मेरी उनसे आखिरी मुलाकात यही है कि वनीला आइसक्रीम खा रहे थे. उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा. सॉरी टू रिवाइव दीज मेमोरीज, बट जस्ट उसके कितने दिनों बाद आपके मम्मी का देहांत हुआ? ही एक्सपायर्ड इन 81. मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद. तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए. और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उनको सदमा पहुंचा. और अकेली औरत थी, तो फिर काम वाम पढ़ाना. और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें. मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी. तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की. कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MLLB है, मैं खुद मास्टर्स हूँ. मैंने डिग्री नहीं ख़त्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना ज़रूर. और मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ़ होती थी. लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके आई थिंक वो काम करती रहीं. तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फ़ादर की डेथ हो गई. और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी. बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए. उन्होंने कहा डायबिटीज़ है. और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई. पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूँगा तो माई मदर विल नॉट पास अवे. या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में. हाँ. और उसके ICU में थी. उस ज़माने में ICU में अंदर नहीं जाने देते थे. अब तो सबको जाने देते हैं. तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते हैं. सुनने में तो मसरूफ़ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते. तो मेरी एक ही दुआ है, मुझे एक ही आती है, मैं सबको सिखाता भी हूँ. और स्पोर्ट्स की दुआ है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि खुदा मुझे शक्ति दो कि मैं जीत सकूँ. हर दोबारा बोलना एक बार, क्या है? नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब. ओके. कि अल्लाह मियाँ मुझे आप ताकत दें कि मैं हर सिचुएशन में जीत सकूं, उसे फेस कर सकूं. सो मुझे बोला गया कि उसको 100 बार पढ़ें और अच्छा होगा. तो मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ, वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ. मैं कहा ज़्यादा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चांस क्यों लूँ. तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग. एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं ICU में. जिसका मतलब यही था, तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती. और तो आई डिडंट वांट टू गो. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगी. लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना ज़रूरी है. मैं चला गया. और मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वो सेटिस्फाइड होता है. इन द मोमेंट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी मौके से आदमी जाता है. क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे. क्योंकि मुझसे आज अगर कोई बोले कि अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, तो मैं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनलेस मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, सब उनका ध्यान रखा जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि इंसान इस दुनिया को तभी छोड़ता है जब वो एकदम सेटिस्फाइड हो, खुश हो. ये हाँ अभी ठीक है, मैं जा सकता हूँ, बाकी सब संभल जाएगा. सो जब मेरी मदर ICU में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुँचाता रहा. दुख पहुँचाते थे? मैं कहता रहा उनको. मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं. तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा. तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता रहा उनको कि उनको तकलीफ पहुँचे कि यार अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मैं जाऊँगी नहीं, तो मैं जाऊँगी नहीं. और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है ऐसा करके. एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स. तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था. जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई. बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के. उनको जाना ही था और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूँगा, ज़िंदगी में ठीक ठाक कर लूँगा. तो गॉड नोज बेटर एंड मदर नोज द बेस्ट. आप इसीलिए मैंने सुना है कि आप बहुत आयरन पजामा पहनते हैं जिसको बहुत प्रेस किया हो, क्योंकि आपका ख्याल ये है कि अगर सपना आए
तो जिसका भी अच्छा सपना है तो उससे अच्छे कपड़ों में मिले आप। नहीं, आयन पिजामा नहीं पहनता, पिजामा डेथ बिफोर पिजामा। हाँ जी, पजामा नहीं कभी नहीं पिजामा पहनते? कभी नहीं क्या पहनता। पहन के सोते हैं आप? मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ या ट्रैक पैंट्स पहनता हूँ, पिजामा मतलब डेथ बिफोर पिजामा तो कभी ना पहनूं। कभी ना पहने के? मैंने पजामा पहनना बहुत पहले छोड़ दिया था। हाँ, उन्हें पिजामे में आदमी मामा लगता है, मैं बिल्कुल ना पहनूं पिजामा। मैं बहुत वेल ड्रेस्ड होके सोता हूँ, अगर मेरा बस चले तो सूट वूट पहन के सो जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मगर मैं अच्छी व्हाइट टी आप शर्ट औंधे सोते हैं या पेट के बल सोते हैं? डिपेंड करता है कि रात में कौन है साथ में। और जब तन्हा होते हैं तो कैसे सोते हैं? आई थिंक मेरे को कभी देखा नहीं अपने आप को सोते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं उल्टा ही सोता हूँ। अच्छा, हाँ, उल्टा सोता हूँ मैं, शुरू सीधा होता हूँ। आमतौर पे कहा जाता है कि जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो सोते हुए बहुत अकेला महसूस करता है। डू यू फील लाइक दैट? हाँ, मतलब मुझको रात में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि मुझे एक तो नींद बहुत कम आती, मैं 3-4 घंटे सोता हूँ। इसलिए नींद कम आती है या इसीलिए देर से सोते हो? आई डोंट नो, इनमें से कोई चीज़ होगी, मतलब या तो मुझे क्योंकि अकेलापन है इसलिए नहीं सोता हूँ। तो मैं बच्चों को, बीवी के साथ सबसे बात करके, उनको भी मैंने लेट कर दिया है, लेकिन उसके बाद मैं एक चीटिंग करके उनके बाद भी जागता रहता हूँ। टीवी भी देख लेता हूँ कभी कभी अगर मिस हो गया हो, बट अदरवाइज या नाइट्स आर लोनली। या Nights are lonely. Which was the first actress you had crush on? किस पहली मोहतरमा को आपने पर्दे पर देखा और कहा था कि हाय ओ मेरी माँ, मतलब नॉट ओ मेरी माँ। अनुपम, आपका तो रोमांस भी इतना ओल्ड फैशन हो गया कि लड़की को देख के ओ मेरी माँ बोलो, क्या कर रहे हो यार। द फर्स्ट एक्ट्रेस, पर्दे पे तो नहीं देखा मैंने, फिल्म में बहुत देर में देखना शुरू की थी क्योंकि तब अलाउड नहीं होता, टीवी पे देखते थे। हाँ जी जी, अपने साथ वाले अरोड़ा साहब के घर में टीवी होता था। हमारे यहाँ मल्होत्रा साहब होते थे। हाँ, दरी पे बैठ के टीवी देखते थे, संडे को जो पिक्चर आती थी, मुमताज जी। मुमताज, हाँ, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मुमताज जी, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ। और अभी मतलब ऐसा कहना सही है कि नहीं, बट एक्सट्रीमली सेक्सी हाँ, एंड आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने नोट किया कि पिछले जब से मैं बात कर रहा हूँ आप बहुत केयरफुल हो गए हो कि ये ठीक बोलना सही है कि नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। वाई? नहीं, कहीं मुमताज जी को गलत ना लग जाए। नहीं, मुमताज जी की बात तो समझ, उससे पहले भी आपने 2 बार बोला था कि आई नो, बट ऐसा भी कंट्रोवर्सी हो वो यार, वो जाएगी। कुछ भी लिख देते हैं, कुछ क्या है कि लोग जो हैं इतना वक्त है उनके पास, स्पेशली आजकल, कि कुछ चीज बोलो तो उसका कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकाल के कुछ बट और आपकी बोलते तो हो। खासियत है कि आप कभी बोलने से पहले सोचते नहीं है। ठीक है, जो कुछ मैंने सॉरी बोल के बोला मैं वापस लेता हूँ, जो मैंने बोला है सीधा बोला है, ऐसी की तैसी तुम्हारी। करेक्ट। एंड आपके पसंदीदा एक्टर कौन थे? मुझे बलराज साहनी साहब बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि हालांकि बलराज साहनी साहब ने कोई गाना नहीं गाया है नाच नाच के, एक्सेप्ट वो ओ मेरी ज़ोहरा जबीं, एक्सेप्ट यश जी वाला वक्त वो मुझे बहुत अच्छे लगते, कुछ प्लेजेंट था उनमें। और अब मुझे और भी अच्छे लगने लगे हैं जब मैं पीछे देखता हूँ। मेरे मम्मी डैडी के फेवरेट दिलीप साहब थे, तो उनकी वजह से वो बहुत अच्छे लगते थे। और विश्वजीत जी मेरी मम्मी के फेवरेट थे, उन्हें बड़ा हैंडसम समझती थी, वो समझती थी मैं बड़ा होकर उनकी तरह बनूं। मेरी मम्मी को भी विश्वजीत अच्छा लगता है। हाँ, तो उनके गाने, वो क्या कौन सा था, अप्रैल फूल उनका था, अप्रैल फूल बनाया आपको, तो वो मुझे जबरदस्ती अच्छे लगने लग। जब वो मिला भी तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरी मम्मी के आप फेवरेट हैं, तो मैं उनकी फिल्में बहुत देख चुका हूँ। एंड अमित जी, आई थिंक वो हम बड़े हो रहे थे तो उस जमाने में उनकी फिल्में ज्यादा देखी हमने। एंड देन मुझे शशि कपूर साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई थॉट ही वाज फैंटास्टिकली प्लेजेंट। यस। और सीरियस एक्टर्स में नसीर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, ओमपुरी जी, आप। अच्छा, मेरा बोलने के अलावा तो तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, सोच मत बोलना। बट टेल मी, एक्टिंग का ख्याल, मतलब हु वाज दैट परफॉर्मेंस, या क्या सोच के आपने एक्टर बनना सोचा था? मतलब एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं जब मम्मी का देहांत हो गया तो फिर ऐसा कुछ 1991 में हुआ, और उस जमाने में एक टीवी सीरियल कर लिया था। और वो क्यों किया था, मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, मुझे चोट लग गई। चोट लगी तो मेरा खेलने का करियर जो है सॉर्ट ऑफ एंड हो गया कि ये चोट ठीक नहीं होगी। मैं बहुत बहुत परेशान हो गया, तो बैरी जॉन ने एक प्ले शुरू किया, जो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने एक प्ले शुरू किया, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। तो उसके लिए 10 लड़के चाहिए थे और 80 लड़कियां थी। लेडी श्री राम कॉलेज का प्ले था।
तो मैं ऑडिशन के लिए पहुंच गया, क्योंकि शाम में फ्री होते थे, पहले खेलता था, तो मुझको उन्होंने प्रिंसिपल डांसर के एक रोल में ले लिया। उसमें मेरी लाइंस थी पूरे प्ले के अंदर, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी, ओके, एनी एनी गा के बोलना था या नहीं, बस आगे बस ऐसा, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। और मैं डांस करता था, प्रिंसिपल डांसर था। तो मुझे वहाँ पे शुरुआत हुई, मैं कर रहा था, और फिर कुछ एक हमारे दोस्त थे कर्नल कपूर साहब, उन्होंने एक टीवी सीरियल शुरू किया जिसमें उनके बेटे काम कर रहे थे। उनके बेटे ने डिसाइड किया मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा तुम कर लो, तो मैंने कर लिया। तो वो फौजी एंड बिल्कुल घर के सामने रहते थे, इसलिए कर लिया। अच्छा। और हाँ, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि एक्टिंग करूंगा। थिएटर वेटर थोड़ा बहुत करता था, वो भी इसलिए क्योंकि अब स्पोर्ट्स बंद हो गई थी। एंड देन फौजी आई थिंक थोड़ा चल गया। तो एक दिन मैं घर में था, दो लोग मैं मेंशन जरूर करूंगा, एक मिस्टर हैरी बवेजा, मुझे पहला फोन मुंबई से मिस्टर हैरी बवेजा का आया। ही वाज माय क्लास फेलो। आज तक उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका नंबर अपने हाथ से दीवार पे लिखते थे, तब टेलीफोन होता ना, तो उसके ऊपर लिखते थे, तो हैरी बवेजा लिखा था कि यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप आ जाएं। तो मैं कह रहा यार कुछ फिल्मों में रोल मिल रहा है, तो मैंने तब नहीं किया। फिर एक दिन मुझे हेमा जी की नीस का फोन आया। अच्छा। और उन्होंने कहा हेमा जी वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो मैं समझा ऐसे कुछ फैन वैन टाइप जो है मजाक कर रहे हैं। तो मैं यार कौन हेमा जी? तो हेमा मालिनी जी। तो मैंने बिलीव नहीं किया। और फिर वो फोन पे आई, उन्होंने कहा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। दिल्ली में फोन आया था? मैं दिल्ली में फोन आया, घर के मतलब ऑब्वियसली हाँ घर के अंदर ऐसा फोन। तो मैं कहा मम्मी को भी जाके बोला, मैंने कहा हेमा मालिनी जी ने फोन किया है। कहते हाँ हाँ ठीक है। तो हेमा जी का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा मैं फिल्मों में काम। तो आई हैड नो इंटरेस्ट एक्चुअली, टू टेल यू ऑनेस्टली। तो क्या करना चाहते थे आप? मैं कमाल करना चाहता था। अरे कमाल तो किया आपने। मैं एक्चुअली फिल्में बनाना चाहता था। आप फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करना? मैंने साइंस की, उसके बाद इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मैथ कम्युनिकेशन मैंने इसलिए की, मैं एड फिल्म्स बनाना चाहता था। मेरे को लगा ऐसा ये ठीक है यार, कुछ ऐसा 30 सेकंड के अंदर फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि ना मुझे लगता था मैं देखने में ठीक हूँ, ना मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती। तो मैं कहा मैं कुछ ऐसा फिल्म्स बना लूंगा मैं जाके। और एड फिल्म्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने प्रोडक्शन में काम किया था 2-4 दिल्ली में। सॉरी मैंने आपको कट किया, आप हेमा जी की बात। हाँ, सो देन शी सेड कि मैं फिल्म बना। तो मैं समझा, मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि मैं सबको बताया हेमा मालिनी जी का फोन आया था, बट मैं गया नहीं। एंड देन माय मदर डाइड 3-4 months लेटर। तो मैं बड़ा दुखी था, तो दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था, तो अकेला हो गया। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, जो लोगों ने मुझे कहा, मैं मुंबई में काम करने आया था एक सीरियल के अंदर, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया, हाँ, एक एपिसोड के लिए आया था। तो उसमें मैं अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, इन सबसे मिला। तो वो बहुत प्यार दिखाते थे और कहते थे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने आपने बहुत अच्छा काम किया था फौजी में। हाँ, they were very appreciative। अच्छा था उसमें आपने। तो और वो बड़े बड़े लोग थे सब। Oh, you stood out in that, हाँ, so they were very nice to me कि तुम बड़े अच्छे एक्टर हो। तो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा ठीक हो रहा है। So when my mother died, मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 1 साल के लिए मुंबई आऊँगा और जो काम मिलेगा वो करूँगा फॉर अ चेंज ऑफ सीन। सो व्हेन आई केम हियर, मैं एक दिन रात को बैठ के लकी बिरयानी खा रहा था कहीं बांद्रा में। तो वहाँ एक विवेक वासवानी करके एक प्रोड्यूसर है, वो आए। उन्होंने कहा तुम फिल्मों में काम करोगे? ऐसे नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं टीवी पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने सर्कस शुरू किया। तो मैं कहा मैं ठीक ठाक हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मिस्टर जीपी सिपी उनकी फिल्म है। और तो मैं कहा ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं। फिर मैं चला गया। सुबह वो आ गए घर में, और मैं ऑफिस में रहता था अजीज और सईद मिर्जा के। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा चलो, एंड ही टुक मी टू जीपी सिपी साहब। एंड आई रिमेंबर जीपी सिपी साहब ने मुझको देख के बोला, he'll be a hero, his hair is like a bear। अच्छा। मेरे बाल ऐसे कैसे करो। तो मैं उसको देख मैं यार ऐसा क्या यार, तुम ले आए हो यहाँ पर? तो कह रहे हैं हेयर इज लाइक अ बेयर। अच्छा, जीपी सिपी साहब, शोले एंड एवरीथिंग। सो एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर। मैंने एक दिन में 5 फिल्में साइन की। मैं हेमा जी के पास वापस गया, तो उन्होंने मुझे आई विल कास्ट यू बिकॉज योर नोज इज वेरी एरिस्टोक्रेटिक। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे नाक के लिए कास्ट कर लिया। वो समझिए मैं बड़ा सीरियस एक्टर हूँ। राजीव मेहरा साहब की एक फिल्म में और कोई हीरो थे शायद, वो नहीं कर सके, तो उन्होंने मुझे ले लिया उस दिन। राकेश रोशन जी किंग अंकल बना रहे थे अमित जी के साथ उस वक्त। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे बीवी और बच्चों ने बोला है कि मैंने तुझे अगर कास्ट नहीं किया तो ये फिल्म नहीं बन सकती, तो तुम कर लो। तो मैंने कर ली। तो एक ही दिन में मैंने 5 फिल्में साइन की। दीवाना फिल्म जो थी वो हेमा जी के ही कुछ रिलेशन में थे, गुड्डू धनवा साहब, तो उन्होंने ऑफर की। और जीपीसीपी साहब ने राजू बन गया। तो मैं एक दिन में 5 फिल्में साइन की। मैंने कहा 1 साल काम करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे दोस्त जो थिएटर के हैं, दिव्या सेठ, दीपिका, ऋतुराज, तो उन सबको मैं यही बोल के आया था, बेनी थॉमस जो थिएटर में टैग में, बैरी जॉन, ये 1 साल में आ जाऊंगा मैं यार। तो उन लोगों ने मुझे बोला भी था, हाँ यार तू ये वाले के साथ एक्टिंग करना, उसके साथ करना, 1 ईयर बाद। सो दे आर स्टिल वेटिंग और सम ऑफ देम आर हियर। अब मुझे 25 साल हो गए और मैं वापस नहीं गया। जिस दिन आपने 5 फिल्में साइन की थी, आपको उस दिन लगा था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता? एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में पहली बार आया,
और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। और मैं ओबरॉयज होटल है जो, तो वहाँ पे था, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था मुंबई, बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊँगा और इस सिटी को ओन करूँगा जी। बचपने की बेवकूफ़ी समझिए इसको। मैं प्राइड से नहीं बोल रहा, arrogance से नहीं बोल रहा। ऑफ द कमिंग इवेंट्स। बट मैंने ऐसे गुस्से से बोला था वहाँ खड़ो के यार एकदम मेरे कौन साथ था ऐसे- आसपास? नहीं, मैं अकेला ही था, सब लोग के सामने नहीं बोलता ऐसी बातें, बेइज्जती हो जाती है। वो मैं कहा मैं एक मन दिन में यार- बोला था या जोर हाँ, से नहीं, वहाँ बोला पे खड़ा हो गया ऐसा रोज आ रहा था। मैं कहा यार मैं ये सिटी ऑन करूँगा। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर हेमा जी के साथ कॉन्वेंट विला में पहला शॉट दे रहा था, और हेमा जी ने मुझे एक्टिंग करके दिखाई और कहा कि व्हाट यू डूइंग, डू लाइक दिस। हेमा जी ने ऐसा कुछ मुझे कि जब मैं चांद को देखता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा करके बड़ा खूबसूरत सा, मैं उनको ऐसा देखता रहा, ऐसा करके। She'll do like that? I said no. Only you can do like that. And you're beautiful. I'm not so beautiful. Can I do it differently? She said, you do how you want. Come on. And when I was standing there, तब मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और आपको कभी ऐसा भी लगे कि कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ भी हो सकता है। और इस दौरान गौरी आपकी लाइफ में आ चुकी थी? जी हाँ, मैं यहाँ पर तभी आया, मतलब आने के 3 महीने बाद मैंने शादी कर ली गौरी से। गौरी केम इनटू योर लाइफ, तो पैरेलल ट्रैक पर आपकी लाइफ चल रही थी। यहाँ काम नहीं मिल रहा था, मतलब जद्दोजहद चल रही थी, और यहाँ मोहब्बत चल रही थी। आई मेट गौरी जब वो 14 साल की थी और मैं 18 साल का था। आप 18 साल के थे। मैं 18 साल का था। मैं दिल्ली में पार्टीज हुआ करती थी जहाँ पर उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि लड़के एक साइड पे बैठते थे, लड़कियाँ एक साइड पे, फिर उसके बाद उठकर जाना पड़ता था, मे आई हैव द नेक्स्ट डांस विद यू। तो मुझ में आज तक और उस वक्त भी आई हैव नेवर बीन एबल टू, आप जानते हैं मुझे सालों से, मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सका हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत शाय हूँ, तो आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं की ना। मुझको ऐसा लगता था मैं किसी लड़की से आके कहूँगा कि यार मे आई हैव दिस डांस विद यू, कहेगी नो, तो मैं वहीं पर पिघल कर ढेर होके मतलब ऐसा वैसे बहुत कम होगा। नहीं मैं आप में से कोई मना करेगा अगर ये कहेंगे कि आई वांट टू हैव अ डांस विद यू? ऐसा I have never been able to ask a girl anything in my बट life. यू आर शाय। I'm very shy. इतनी हैरानी की बात है, मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, आप शाय हैं हाँ, मैं बहुत शाय हूँ। और आप रोमांस के बादशाह हैं। मुझे ऐसा लगता है जो शाय होते हैं वही रोमांटिक होते हैं, जो थोड़े से आउटगोइंग होते हैं वो ऐसे, मैं समझ गया। हाँ वो जमता नहीं। मतलब पता मैं नहीं किसकी अपनी तरफ एक्चुअली इशारा है। अपनी शाइनेस की भड़ास जो है रोमांटिक रोल करके निकालता हूँ, सिनेमा पे लेकर सिनेमा में निकालता हूँ। तो मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सका। मैं सेग्रीगेट स्कूल से हूँ, सेंट कोलंबस से, वहाँ लड़कियाँ नहीं थी। मैंने आज तक किसी लड़की से, मतलब 18 साल की उम्र तक ना किसी से बात की थी। कॉलोनी में होंगी जो लड़कियाँ, एक दो किसी को जानते होंगे, मोहल्ले में बड़े हुए होंगे जिनके साथ। पर आप कॉलोनी वगैरह में हीरो वगैरह की तरह चलते थे? बिल्कुल या नहीं था मैं, बिल्कुल नहीं था। ऐसा मुझे कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। मैं मेल गड्ढा मुझे बुलाया करते थे। क्या बोलते थे? मेल गड्ढा, मेल गाड़ी में बहुत तेज भागता था। हाँ, तो उसके लिए मुझे दिल्ली में ऐसे छेड़े रखी जाती हैं, छेड़े बोलते हैं हाँ, उसको। छेड़े ओ मेले ओ ए, तो मेला मेला करके बुलाते थे मुझको। बट बाकी दूसरे जो मेरे दोस्त थे, कालू, पिन्नी, बिट्टू, गिट्ठी, ऐसे हमारे छेड़े घर के पास एक फैमिली थी, उनका नाम था, चारों बच्चों का नाम था मिड टोला पापा ते चीना। वहीं से मुझे आइडिया आया था। वो जो दिलवाले हमने दुल्हनिया कहाँ आना कोकी ओबो ओलुलु पापा, वो करके दिखाएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद। आफ्टर दिस। हाँ। बट या सर, आई नेवर आस्क्ड अ गर्ल फॉर अ डांस। हम जाते थे ऐसा वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहन के कुछ, एंड तो मेरे दोस्त के साथ एक बार वो डांस कर रही थी कोई लड़की, तो मेरे दोस्त को मैंने बोला यार मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ, तुम पूछ लो। अशोक वासन है, वो सिंगापुर में है अभी। तो मेरे 3 दोस्त हैं जो बहुत करीब हैं, विवेक, अशोक और रमन। तो अशोक ने कहा हाँ। तो उसने ऐसा बोल दिया होगा उसको कि इसके साथ डांस कर लोगी, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने डांस कर लिया। तो उन्होंने डांस किया, मैंने उनसे नाम पूछा और वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे पूछा आपका टेलीफोन नंबर देंगी, क्योंकि मुझे और चीज़ें आती नहीं थी पूछना। तो उन्होंने कहा हाँ दे दूंगी। और वो पहली लड़की थी जिनसे मैंने डांस किया या उनसे नाम पूछा या टेलीफोन नंबर पूछा। मगर यही ठीक है यार, एहू कुड़ी लेनी है। इसने नहीं बोला है, इसी को सेट कर लो। और देन आफ्टर 2-3 years आई आस्क्ड हर विल यू मैरी मी। और मुझे याद है मैं फिएट थी मेरे पास, एक छोटी सी टूटी फूटी सी, तो मैंने उनको गाड़ी से उतारा एक बार, पंचशील में रहती थी ऐसा। तो मैंने कहा विल यू मैरी मी और करके मैं चला गया, सुना भी नहीं मैंने येस और नो। तो उन्होंने हाँ ही कहा होगा क्योंकि कर ली शादी बाद में उन्होंने।
बट या शी इज़ द फर्स्ट गर्ल आई न्यू एंड जब मैं एक्टर बनने गया शायद उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक्टर्स की रेपुटेशन ऐसी होती है और हमारी जो है इंटर रिलीजन मैरिज है और हिंदू पंजाबी हैं, मैं पठान मुस्लिम हूँ और एक्टर बनना चाह रहा था एंड आपको मालूम है माई हेयर वॉज लाइक अ बेयर। तो अगर आज मेरे सामने कोई सुहाना के पास लड़का आए जो मेरे जैसा है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन पार्ट जो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन बाल अगर उसके ऐसे हो और एक्टर बन रहा हो और माँ बाप उसके जिंदा ना हो तो मैं भी ना कह देता, तो उन्होंने भी ना कहा। बट आई थिंक कुछ होते होते चलते बनते इधर उधर होके एक दिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे मामा और मामी से बात कर लो, वो ठीक ठाक है। मुझे याद है उनके जो भाई थे विक्रांत, जो बहुत प्यारे हैं, पंजाबी टाइप गुंडे थे वो। उस जमाने में दिल्ली में सभी गुंडे होते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला था भाई साले यार तू देख ले एक बात यार, तू मेरी बहन के साथ कोई हैंकी पैंकी ना करना यार। अच्छा। क्या है, मेरे जो मामा है ना उनके डोले जो है मूनलाइट में लश्कारे मारते हैं। डोले इज मसल्स, साले उनके डोले जो है ना मूनलाइट में, मुझे समझ नहीं आया कि वो रात में जाके वो डोले क्यों दिखाते हैं, बट वो अलग डोले जो है ना उनके साले मूनलाइट में लश्कारे मारते हैं, साले तलवार लेके आते हैं कच्छे में। तो मैं तलवार तो ठीक है, कच्छे में क्यों आएंगे, बट देयर आर ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई थिंक मैंने उनको समझाया कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं आपकी बेटी का ख्याल आराम से रखूंगा। एंड देन आई बिकेम एन एक्टर एंड मैंने जैसे बताया मैं जून में शूटिंग शुरू की और अक्टूबर में मैंने शादी कर ली। और एक्चुअली हेमा जी के सेट पे ही दिल आशना के सेट के ऊपर हमारा हनीमून था। उनकी गौरी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको इंस्टेंटली पसंद आई थी? अब ऐसे कुछ मैं मिला तो नहीं था उनसे। नहीं मतलब आफ्टर यू स्टार्टेड लाइकिंग हर। आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग टू से, बट फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थी। भाई बहुत अच्छा आंसर है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थी गौरी के लिए। पर आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। आपके वालिद साहब की और आपकी अम्मी जान की लव स्टोरी भी बहुत रोमांटिक है। बहुत अमेजिंग लव स्टोरी है उनकी। मेरे जो वालिद थे वो कज़न ब्रदर हैं जनरल शाहनवाज के, लाल किले से आई आवाज, मंगल ढिलो शाहनवाज जो हमारा नारा है। तो शाहनवाज साहब हमारे कज़न या रिलेटेड हैं पेशावर से। एंड मेरे फादर उनके साथ इंडिया गेट पर रात को वॉक, खाना खाने के बाद जो ना वॉकिंग करते थे उस ज़माने में, तो वॉक के लिए निकले थे। और मेरी जो मदर हैं वो अपने फादर जो चीफ इंजीनियर कर्नाटक स्टेट थे, वो ड्राइव के लिए इंडिया गेट देखने आए थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो उल्टी हो गई। तो ये दोनों पठानों ने उस गाड़ी को, ड्राइवर भाग गया तो उन्होंने उस गाड़ी को सीधा किया। और जो फैमिली थी उसके अंदर मेरी मदर थी, उनकी एक बहन थी और उनके फादर थे। उनको हॉस्पिटल ले गए, फादर ठीक थे। मेरी जो आंटी हैं मासी, उनका होंठ कट गया था और मेरी जो मदर है उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। अच्छा। और उन्हें और उन्हें ब्लड चाहिए था एक्सीडेंट में। तो मेरे फादर का जो ब्लड था उनसे मिलता था ग्रुप, तो उन्होंने रात को पठान साहब ने कहा कि हम ही दे देंगे। एंड तो मेरे फादर हर रोज़ उनको जाके मिलते थे, खाना वाना देते थे, बात करते थे और बातें चलती थी कि यार आप यहाँ की हैं, वो हैं, फलाना है। आई थिंक उसी में उनका प्यार हो गया एंड ही वेंट टू बैंगलोर। और आई थिंक माई मदर वॉज टू बी मैरिड टू समवन एल्स, एंगेज थी वो उस वक्त। अच्छा। अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत फेमस आदमी थे जिनके साथ वो एंगेज थी। तो माई फादर वेंट देयर और उनके जो फादर थे मेरी मदर के, उन्होंने उनको कहा कि यार आपने इतना किया। सो माई फादर से आई लाइक टू मैरी, 4 बहनें थी वो, सो आई लाइक टू मैरी योर डॉटर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार आपने इतना एहसान किया हम पे। मेरी जो नानी थी उनका ये न्यूज़ सुन के मिस कैरेज हो गया था। अच्छा। तो उनको भी ब्लड की जरूरत थी, उनका भी ब्लड जो था मेरे फादर से मिलता था। क्या बात है। मेरे फादर का ब्लड ही कुछ ऐसा था। हाँ, मतलब मेरे बाप का खून ही कुछ ऐसा था। हाँ, द ग्रेटेस्ट ब्लड डोनर इन द वर्ल्ड। सो वो वहाँ पर भी चले गए, उनको भी ब्लड देकर आ गए थे बैंगलोर में। तो ही वेंट टू द फैमिली एंड द फैमिली वाज वेरी, वो बहुत मतलब उनका दे वर वेरी। अब तुमने कमाल की लव स्टोरी है, इसको हाँ, तो आपको मतलब- फिल्म में बनानी चाहिए इस पर। बट मुझको क्या है वो डर लगता है खून देने से, अदरवाइज मैं कर लूँ मैं थोड़ा। अच्छा, अपना रोल, पापा का रोल आप ही करने वाले हो? क्योंकि मम्मी का तो नहीं करूँगा ना यार। नहीं नेचुरली मुझे लगा कि शायद अपने बेटे को देना चाहोगे। कोई अच्छा एक्टर करे वो रोल तो बेहतर है ना यार। अरे डोंट बी नास्टी टू हिम, आई एम श्योर। व्हाट डज योर सन वांट टू बी? मैंने भी उसे वही कहा है जो मेरे बाप ने कहा था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जो अच्छी तुम्हारे लाइन दिल है। में आए। आपने किसी फिल्म में इस्तेमाल की है ये, जो कुछ ये नहीं लाइन करते मैंने वो आज कमाल तक नहीं करते हैं? इस्तेमाल की नहीं। बहुत खूबसूरत लाइन इट्स अ है। ब्यूटीफुल लाइन। माय फादर यूज्ड टू से, हम तुम्हारी उम्र में पहाड़ों पर नंगे पैर चढ़ जाते थे और अगर तुम चढ़ना चाहो चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना चाहो तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं।
बहुत अच्छे। आपके फादर आपकी मदर के लिए वर्सेस शेर व शायरी बहुत करते थे। हाँ, ही यूज्ड टू, मतलब उन्होंने मुझे शायरी सिखाई भी, और वो बहुत एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही, जैसे मैंने बताया, विनम्र और फिलोसॉफिकल एंड ह्यूमरस। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हीं से है। मेरी मम्मी थोड़ी सीरियस सी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई ज़िंदगी में ले जाके, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो बहुत गुर्बत ज़्यादा थे, पैसा नहीं था। तो झूठ बोल के मम्मी को कि हम फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, वो ले जाके ऐसे चने वने खिलाते थे कमानी ऑडिटोरियम के सेंटर में, कि यहाँ बैठ जाओ यार, गाड़ियाँ देखो। सो आई हैव ग्रोन अप विद हिम, एंड बहुत शायरी सिखाते थे, अच्छी बातें बताते थे, एंड उनकी वजह से उन्होंने मेरा एक दीवान भी लिखा। मैं भी शायरी करने लग गया था, और बड़ी गंदी सी, बट उन्होंने कहा कि यार, ही ऑलवेज एनकरेज्ड क्रिएटिविटी। सो ही टॉट मी लॉट ऑफ शायरी। गालिब साहब की भी सुनाते रहते थे हमेशा, जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। आई टेल देम पोएम्स, आई टेल देम स्टोरीज।